बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और मैं उसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाउ टू सॉल्व इंस्टॉलमेंट सेल्स क्वेश्चंस और उसमें कौन सी एंट्रीज जो है आपकी बेसिक एंट्रीज होती हैं। इंशाल्लाह इस पर मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं मुश्किल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, बट इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस इंस्टॉलमेंट सेल्स अलॉन्ग विद वन न्यूमेरिकल। अगर आपके पास 10 ईयर है, पास पेपर है, तो आप वो निकाल लें। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस क्वेश्चन की फाइल का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें। उसका एक इमेज होगा, वो इमेज डाउनलोड कर लें इस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन को देखते हुए इसका सोल्यूशन देखें जो मैं अभी करवाने लगा हूँ आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में 2-3 दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स वो बिज़नेस होता है जिसमें कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में मर्चेंडाइज बेचती है और इंस्टॉलमेंट रिसीव करती है। तो इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं आपके प्रॉफिट के। एक कहलाते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको DGP भी कहते हैं शॉर्ट में, और एक होता है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको RGP कहते हैं। जब मैं एक चीज़ सेल कर रहा हूं तो उस पर जो प्रॉफिट मुझे इन फ्यूचर मिलेगा वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में DGP कहते हैं। और जैसे जैसे मुझे पैसे मिलते जाते हैं उसके, तो मैं वो प्रॉफिट मेरा रियलाइज होता जाता है। तो जितना प्रॉफिट मुझे इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट कलेक्शन मिल चुका है उसको रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप अपने पास निकालें, 10 ईयर के थ्रू निकालें या जो मैंने फाइल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको ओपन करके निकाल लें। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 2011 रेगुलर का। इरफान लिमिटेड सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, डेटा रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2010 आर एस फॉलो। Inventory of equipment January 1st 2010 is 1,50,000. Purchase of equipment on account 5 lakh. Sale of equipment during the year 7,50,000. Cash collection from customers 2,50,000. Inventory of equipment December 31st 2010 2 lakh. Required give journal entries in the journal to record the above transactions including adjusting and closing entries. आपने जर्नल बनाना है इससे सीधे साधे सवाल का, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, सेल्स दी हुई है, परचेजेस दी हुई है और कैश कलेक्शन दी हुई है, ठीक है ना। वैसे तो आमतौर पे हम सवाल जब करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसकी थोड़ी बेसिक चीज़ों को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के जो थियोरेटिकल नोट्स हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप उसको भी देख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको ये टॉपिक और भी आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का पता होना चाहिए, दूसरा ये कि जो हमारा प्रॉफिट रिकग्निशन होता है वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा। ये प्रॉफिट रिकग्निशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट सेल्स में हम पढ़ते हैं और एक हम आमतौर पर नहीं पढ़ते। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज़ है, मैंने सपोज करें 50 रुपीज़ की परचेज़ की, ये एक मार्कर है, ठीक है ना। ये मैंने 50 रुपीज़ का परचेज़ किया और 100 रुपीज़ का बेच दिया इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मुझे इसकी मिलेगी 10 रुपीज़ पर मंथ, क्लियर है। 50 का मैंने परचेज़ किया था, 100 का बेचा इंस्टॉलमेंट पे और 10 रुपीज़ पर मंथ मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो 10 मंथ्स के अंदर मुझे मेरे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, क्लियर है। अगर मैं इस पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत ही सिंपल है। मैं सेल्स की बेस पे, यानी मैंने 100 रुपये का बेचा है, तो जिसमें 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ऐसा ही है। 50 रुपये कॉस्ट है, 50 रुपये प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 50%। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। प्रॉफिट कितना है 50 रुपीज़, सेल कितने की है 100 रुपीज़ की, 50% इज़ माई प्रॉफिट, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो मेरा ये कि मैं सबसे पहले कॉस्ट रिकवरी करूँ, इसे हम कहते हैं कॉस्ट रिकवरी मेथड। इसमें क्या होता है, पहले महीने मुझे 10 रुपये मिलेंगे तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कि मेरी 10 रुपये की कॉस्ट रिकवर हो गई, प्रॉफिट 0 रिकॉर्ड करूंगा। सेकंड मंथ फिर 10 रुपीज़ मिलेंगे तो मेरी कॉस्ट रिकवरी कितनी होगी 20 रुपीज़, प्रॉफिट 0 है। 5 महीने तक ऐसे ही 10-10 रुपये मुझे मिलते रहेंगे, 5 महीने में मेरी सिर्फ कॉस्ट रिकवर होगी, प्रॉफिट 0 होगा। जब मैं 6th मंथ में जाऊंगा तो 6th मंथ में जो 10 रुपीज़ मुझे मिलेगा, अब मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो गया है।
तो मैं 10 रुपीज़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करूँगा, कॉस्ट 0 होगी मेरी, क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी 5 मंथ्स में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये कहलाता है कॉस्ट रिकवरी मेथड। तो आखिरी के 5 महीनों में मेरा फुल प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि मैं हर महीने 10 रुपये लूँगा और 10 रुपये का ही प्रॉफिट शो करूँगा, कॉस्ट मेरी कोई नहीं होगी। दूसरा मेथड क्या होता है जो हम इसमें करते हैं, वह होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में क्या होता है कि जितना आपका जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, अब जो दूसरा मेथड होता है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं शुरू के 5 महीने प्रॉफिट 0 दिखाऊंगा, तो क्या होगा, अगर मैं कंपनी हूँ तो मेरी कंपनी की साख मुतासिर होगी, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा। अज्यूम हमने ये किया कि मैंने एक मार्कर बेचा है, तो शुरू के 5 महीने में तो मैं कोई प्रॉफिट शो नहीं कर रहा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सही है, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या कहता हूँ, जब 10 रुपये वो मुझे दे रहा है तो 50% मेरा प्रॉफिट रेशो है। ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि 5 रुपये कॉस्ट रिकवर हो रही है, 5 रुपये प्रॉफिट रिकवर हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 50% प्रॉफिट है ना मेरा, तो यानी जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं तो 50% प्रॉफिट आ रहा है और बाकी का 50% क्या आ रहा है, कॉस्ट रिकवरी हो रही है। जब सेकंड मंथ फिर 10 रुपये मिलेंगे तो मैं कहूँगा 5 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया है, 5 रुपये मेरी कॉस्ट आ गई है। करते करते जब 5 महीने हो जाएंगे तो 50 रुपये मुझे मिल चुके हैं 5 महीने में, तो 25 रुपये मेरा प्रॉफिट आ चुका है, 25 रुपये मेरी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। और यही सिलसिला 10वें महीने तक चलेगा। इसमें मुझे क्या फ़ायदा है कि हर महीने प्रॉफिट शो होगा, हर महीने कॉस्ट भी रिकवर होगी, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा कि मेरा प्रॉफिट शो ना हो रहा हो। तो ये कहलाता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज आपकी है प्रॉफिट की, आप जो भी कलेक्शन करते हो तो वो आप अज्यूम करते हो कि उतना % प्रॉफिट मेरा रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो हम इसके अंदर उसको करते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए पेपर में। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट आपका पेपर में नहीं आता, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट रिकवरी मेथड होता है और एक ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है सबसे पहले वो रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 1,50,000 दी हुई है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 5 लाख। इक्विपमेंट हमारे लिए मर्चेंडाइज है। आमतौर पर हम अज्यूम ये करते हैं कि हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट सेल्स के सवाल में हमारी अजम्पशन क्या होती है कि हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इक्विपमेंट को अपनी मर्चेंडाइज समझते हुए मर्चेंडाइज के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। इक्विपमेंट इज अ मर्चेंडाइज फॉर अस बिकॉज वी आर डीलिंग इन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इज अवर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड इट एज मर्चेंडाइज। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे और उधार पे परचेज किया तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे 5 लाख से। ठीक है। मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री जो है वो है सेल ऑफ इक्विपमेंट 7,50,000। जब भी आप सेल रिकॉर्ड करोगे, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपको पता होगा बीकॉम पार्ट 1 में अगर आपने पढ़ा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है ना। परपीचुअल में क्या होता है, जब भी सेल रिकॉर्ड होती है तो कॉस्ट भी उसके साथ रिकॉर्ड होती है। इंस्टॉलमेंट सेल्स में जब भी सेल रिकॉर्ड करोगे तो फ़ौरन बाद कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके साथ उसका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करोगे, कौन सा वाला, जो इन फ्यूचर मिलेगा, जिसे हमने कहा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या DGP। ठीक है ना। तो इसकी मैं एंट्री बना रहा हूँ नंबर 2। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल की है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन चूंकि ये इंस्टॉलमेंट का बिजनेस है, इंस्टॉलमेंट पे हमने बेचा है, तो हम इसको लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ठीक है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 7,50,000 से, और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, ये हमारी एंट्री बनेगी। इंस्टॉलमेंट का वर्ड साथ में लगाना है आपने। जब आप इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री करोगे तो उसके फ़ौरन बाद अगली ट्रांजैक्शन पे नहीं जाओगे, कॉस्ट की एंट्री भी करोगे। कॉस्ट की एंट्री क्या होती है, ये ए पार्ट है,
इसी का अब हम बी करने जा रहे हैं, मतलब इसी से रिलेटेड एंट्री करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, वैसे आमतौर पे एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, एंट्री यही होगी यहाँ पर भी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट मुझे नहीं पता कितनी है, जब अमाउंट नहीं पता होगी तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क आउट। अब आप वर्किंग करोगे इसकी, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ हेडिंग लगाई वर्किंग की, मैं पहली वर्किंग करने जा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। पार्ट 1 में आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री जब हम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, यही काम हमने यहाँ पे करना है। ठीक है ना, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ली, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको सवाल में दी हुई है 1,50,000, इसमें आप ऐड कर दो परचेजेस, परचेजेस भी सवाल में आपको दी हुई है, परचेजेस आपने की है 5 लाख की, तो ये कितना हो गया 6,50,000। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है ना, या कॉस्ट ऑफ जो वो सामान जो कि हमने सेल करना है उसकी कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल है जो, फिर उसमें से हम लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, एंडिंग इन्वेंट्री भी गिवन है क्वेश्चन में, एंडिंग इन्वेंट्री इज 2 लाख, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000, ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिख देनी है 4,50,000। चूँकि हमने वर्किंग के थ्रू की है, मैंने इसको W1 लिखा है, यानी वर्किंग 1, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा W1। ये जब हम कोई वर्किंग करते हैं, कोई रफ वर्क करते हैं, तो उसकी हम बेहतर है कि हम उसकी जो यहाँ पे नंबर डालें वर्किंग 1 या कंप्यूटेशन 1, वो हम यहाँ शो करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यार ये इसने वर्किंग की, ये यहाँ पे की हुई है इसने, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, आदत बनाएं अपनी। जब आप उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जब आप इसकी निकाल लेंगे, तीसरी एंट्री भी आपने इसके फ़ौरन बात करनी है इसकी, और वो है DGP रिकॉर्ड करने की। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने जो सेल की है और जो उसकी कॉस्ट आई है उनको क्लोज कर दो। ठीक है ना, हम क्या करेंगे 3(2)(c) करके रेलेवेंट एंट्री है चूँकि, इसलिए हम इसको एक ही ABC करके कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट करोगे, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ ना 7.5 लाख से, इसको आप कर दोगे डेबिट। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स जो डेबिट किया हुआ इसको करोगे क्रेडिट। ठीक है ना, क्लोज कर रहे हो आप। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हो गई क्रेडिट 4,50,000 से। इनका जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। आपने 7.5 लाख का माल बेचा है, उसकी कॉस्ट थी 4.5 लाख, तो ये 3 लाख रुपए से क्या हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है कि पहले आपने सेल्स की एंट्री करनी है, फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री करनी है, फिर DGP की एंट्री करनी है। DGP की एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करते हैं, सेम अमाउंट जो आपने ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद जो इसका डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी फ्यूचर का प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है, इसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। सो द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी द डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है ना, ये जब आप 3 एंट्रीज एक सीक्वेंस में करेंगे तो फौरन बाद आपने वर्किंग पे आने, और वर्किंग पे आने के बाद आपने इस DGP का रेट मालूम करना है, यानी इस DGP की परसेंटेज निकालनी कि ये सेल्स का कितने % है। तो इसको हम वर्किंग 2 के ज़रिए करेंगे। हम क्या मालूम कर रहे हैं, DGP की परसेंटेज। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, DGP डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपका DGP का अमाउंट है 3 लाख, इंस्टॉलमेंट सेल्स आपकी है 7.5 लाख रुपए की। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका परसेंटेज आएगा 40। ठीक है, क्या मतलब है इस 40% का, 40% का मतलब ये है कि आपका जो भी माल बिका है, सेल्स हुआ है, 40% उसमें आपका प्रॉफिट है जो इन फ्यूचर आपको मिलेगा। जब भी आपके पास कलेक्शन आएगी तो 40% उस पर अप्लाई करेंगे कि जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट कलेक्शन होगी तो 40% निकाल के हम कहेंगे ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, और बाकी का 60% आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकवर होगी। हर कलेक्शन पे 40% प्रॉफिट रिकवर होगा, 60% कॉस्ट रिकवर होगी। ठीक है, ये हमेशा आप परसेंटेज निकालोगे जब भी आप ये तीसरी वाली एंट्री बनाओगे।
डीजीपी वाली एंट्री बनाओगे। यू हैव टू कैलकुलेट द डीजीपी रेट विच इज़ बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम कलेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री कलेक्शन की है, एंट्री है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स 2,50,000। बहुत ही सिंपल एंट्री है। कैश कलेक्शन की है हमने तो कैश डेबिट हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट के पैसे लिए, जाहिर सी बात है कलेक्शन इंस्टॉलमेंट की है हमने, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही है। कितने की कलेक्शन की है हमने, 2,50,000 रुपीज़ की कलेक्शन की है हमने, तो 2,50,000 की ये एंट्री हम कर लेंगे। जब अच्छा कलेक्शन के बाद आगे इन्वेंट्री एंडिंग गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है 2 लाख की। एंडिंग इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं होती बिकॉज इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन। एंट्रीज ट्रांजेक्शन की होती है। अब हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने एंड में क्या करना है, अब दिसंबर 31 को आपने एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो आपने 2 चीज़ें करनी है। पहली, आपने डीजीपी कितना रियलाइज हो चुका है वो रिकॉर्ड करना है, यानी आरजीपी रिकॉर्ड करना है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, हम वर्किंग 3 पे जा रहे हैं। हम क्या मालूम कर रहे हैं, आरजीपी। आरजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपने कैश कलेक्शन की है उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हो डीजीपी की परसेंटेज से, ठीक है ना। कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी परसेंटेज। तो आपकी कैश कलेक्शन एक ही हुई है 2.5 लाख रुपए की, ठीक है ना, 2,50,000 की। तो आपने क्या करना है, 2,50,000 का 40% निकाल देना है, ये आपका आ जाएगा 1 लाख। आरजीपी आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख का जो अमाउंट आया है उसमें 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आया है। कौन सा प्रॉफिट आया है, ये जो आपने रिकॉर्ड किया था ना डीजीपी के नाम से 3 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका रियलाइज हो चुका है, और बाकी का जो 2 लाख रह गया बैलेंस में वो अगले साल होगा, जब अगले साल कलेक्शन होगी। अच्छा, ये काम हमने दिसंबर 31 को करना होता है, तो इसलिए आप इसके आगे डेट डालोगे इसकी, ठीक है ना। आप इसकी क्या डेट डालोगे, ये नंबर दिसंबर 31, 2010, ठीक है ना। ये एंट्री अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, डीजीपी डेबिट करोगे, क्योंकि डीजीपी आपका था पहले क्रेडिट में, अब वो रियलाइज हो गया, ख़त्म हो गया 1 लाख रुपए से, तो क्लोज करने के लिए उस 1 लाख रुपए को डेबिट करेंगे, डीजीपी को 1 लाख रुपए से, और आरजीपी को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, डीजीपी आपका एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था, यानी जब पैसे मिलेंगे तब। अब चूंकि 1 लाख रुपए का आपका डीजीपी रियलाइज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है रियल प्रॉफिट में, तो वो रियल प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड हो गया, और आपका वो जो डीजीपी का उतना पोर्शन जितना आरजीपी में कन्वर्ट हुआ है वो क्लोज हो गया, ठीक है ना। ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है, और ये हम दिसंबर 31 को करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, इसीलिए इसके आगे डेट डालते हैं लास्ट की। उससे पहले डेट्स का पता नहीं था, सवाल में डेट्स गिवन नहीं थी, रैंडम थी, तो इसलिए हमने इसको 1 2 3 करके किया। जो एडजस्टिंग क्लोजिंग होगी हमेशा आप उस ईयर की लास्ट डेट पे करोगे, ठीक है। वर्किंग हमने की यहाँ पे वर्किंग 3, तो हम इसके आगे शो कर देंगे W3। ये शो करने का मकसद होता है कि हम ये बता सकें कि भाई हमने इसकी वर्किंग की है वर्किंग 3 के नाम से, तो वो आगे चेक कर सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकता है। आखिरी एंट्री हम करने जा रहे हैं क्लोजिंग। देखिए आप यू शुड नो दैट कि ऑल द कंपनीज हैव एन अकाउंट इन विच दे ट्रांसफर देयर नेट प्रॉफिट विच इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा अकाउंट होता है कंपनी का जिसमें वो अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो बिजनेस है जो कंपनी कर रही होगी, तो वो अपना रियल प्रॉफिट जो साल के एंड में वो कमाएगी वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हमें कैसे पता चला है, आरजीपी के थ्रू पता चला, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना कि जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो 2 चीज़ों की होती है, इनकम की होती है और एक्सपेंसेस की होती है। इस पूरे सवाल में एक इनकम हमने रिकॉर्ड की थी इंस्टॉलमेंट सेल्स के नाम से जो क्लोज कर दी थी हमने 2C के अंदर, और एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स के नाम से 2B में, उसको भी हमने क्लोज कर दिया था 2C के अंदर। तो कोई प्रॉफिट इनकम या एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक इनकम अकाउंट है हमारा आरजीपी के नाम से, ठीक है ना। ये आरजीपी रियल इनकम है हमारी, यानी रियल प्रॉफिट है हमारा। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे।
सवाल ये होता है कि जो डीजीपी को अभी हम क्यों नहीं कर रहे क्लोज, क्योंकि डीजीपी हमारा रियल प्रॉफिट नहीं है। डीजीपी हमारा ये बताता है कि कितना प्रॉफिट हमारा अब आना है, ठीक है ना, हमें रियलाइज करना है। अब आप देखें ना, 3 लाख का आपने रिकॉर्ड किया था, जिसमें से 1 लाख का आपने क्लोज कर दिया क्योंकि वो रियलाइज हो गया था, पीछे रह गया 2 लाख। ये 2 लाख स्टिल बैलेंस में रहेगा। अगले साल जब कलेक्शन होगी, कस्टमर हमें इंस्टॉलमेंट देगा, तो तब हम इसको क्लोज करेंगे। जितना भी हम रियलाइज करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे इसको, ठीक है ना। तो आखिरी एंट्री हम बनाने जा रहे हैं सेम डेट में। आरजीपी को क्लोज करेंगे, आरजीपी डेबिट होगा 1 लाख से, और रिटेन्ड अर्निंग होगा क्रेडिट, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री होगी। आरजीपी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये आरजीपी, ये रियल प्रॉफिट हमारा कहाँ चला गया, रिटेन्ड अर्निंग में। इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इंशाल्लाह इसके जो मुश्किल सवाल है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैंने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन का लेक्चर डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी ज़रूर देखें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस अकाउंटिंग की मौजूद है। इफ़ यू आर बीकॉम स्टूडेंट्स और एडीसी स्टूडेंट और बीबीए स्टूडेंट, इवन एमबीए की भी स्टूडेंट हैं, तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूर होगी। सो if you subscribe this channel, you will find a lot of stuff especially related to advanced accounting, cost accounting, financial accounting, that will definitely help you out in your subject. So इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो बेनिफिट उनको मिल सके, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है ना। और नॉलेज सीरीज़ की पूरी सीरीज़ मौजूद है इस चैनल पे, आप वो भी देखें। आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ के बारे में पता चलेगा कि फाइनेंशियल नंबर्स पता चलेंगे, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता चलेगा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है। और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया, इस क्वेश्चन का जो स्नैपशॉट है, इसका क्वेश्चन का, ये इसका भी लिंक मौजूद है। इस क्वेश्चन को आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपके पास 10 ईयर मौजूद नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।